जो है उसमें 84% ऑलमोस्ट बेकरी प्रोडक्ट का मार्केट है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2026 तक ये जो टोटल मार्केट है पूरे ऑल ओवर कंट्री में, तो ये 17.39 बिलियंस यूएसडी डॉलर तक पहुंचने वाला है। इसकी वजह ऐसा है कि जो भी बेकरी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अभी जैसे अर्बन में है वैसे रूरल में भी, रूरल एरिया के साथ अर्बन एरिया में भी बहुत से फेमस है। जैसे हम लोग अगर सुबह नाश्ता करते हैं तो उस नाश्ते में चाय है, बिस्किट्स है, और उसके साथ हम लोग बाकी बेकरी प्रोडक्ट जैसे टोस्ट है, खारी है, इन सभी चीज़ों को यूज़ करते आते रहे हैं। अभी इसके साथ कुछ जैसे सेवरीज है, वेज पफ है, या तो कुकीज है, इन सभी चीज़ों को भी बहुत सी डिमांड बेकरी में है। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वजह ऐसी है कि पहले जैसे जैसे अभी लोगों का सुबह किसी को बिजनेस दुकान खोलनी रहती है जल्दी, किसी को जॉब में जाना रहता है, तो जो फास्ट मिल सके, इस वजह से बेकरी जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट है इजीली अवेलेबल है अपने इसमें, तो वो मिलते रहते हैं इसलिए। और जैसे कि अभी ईटिंग हैबिट्स भी सबकी चेंज हुई है, इसकी वजह से बेक्स आइटम को बहुत ज़्यादा डिमांड सब जगह बढ़ रही है। इसके साथ जो बेकरी है इसमें भी पहले जैसे कुछ बेसिक्स आइटम बना करते थे, लेकिन इसमें बहुत से इनोवेटिव प्रोडक्ट अभी नए भी आ गए हैं। जैसे कि देखा जाए तो कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट भी है, मल्टीग्रेन प्रोडक्ट आए हैं, व्हीट के प्रोडक्ट आए हैं, और वो सभी अभी मार्केट में अवेलेबल है। और क्या हुआ है कि जैसे अभी आप देखा जाए तो बेकरी प्रोडक्ट आपको कोई भी किराना शॉप में इजीली अवेलेबल होते हैं, या तो ऑनलाइन आप ई रिटेलिंग पे भी बेकरी प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल है। इसके साथ क्या हुआ, पहले जो बेकरी का जो बिजनेस था वो लोकली अवेलेबल था, इसके वजह से वो लिमिटेड उसको ये था। लेकिन अभी जैसे कुछ नए पैकेजिंग आए हैं, इंग्रेडिएंट्स में बहुत से सुधार आए हैं। जैसे पहले जो फैट्स थे वो डालडा यूज करना पड़ता था, लेकिन अभी स्पेशली फैट्स उसमें आए हैं। इस वजह से जो बेकरी स्कोप है उसको वर्ल्ड वाइड हम लोग पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो बेकरी में हम लोग जो मेजर इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, इसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स और माइनर इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। तो देखा जाए तो मेजर इंग्रेडिएंट्स में जो, अगर किसी को बेकरी स्टार्ट करनी है तो बेकरी में सबसे पहले मैदा बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट मैदा आप बेकरी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। मैदे के साथ है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हेल्थ का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके साथ जो मल्टीग्रेन फ्लावर्स है, होल व्हीट फ्लावर्स है, ये सभी चीज़ें आपको मेजर इंग्रेडिएंट्स में जरूरी होती है। उसके साथ शुगर है, फैट्स है। और अभी ये फैट्स जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो एक ही फैट्स था डालडा, उसके साथ ही हम लोग पूरा बेकरी का प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे कुछ नए इंग्रेडिएंट्स आए, इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स आए, उसके साथ ये फैट्स में भी चेंजेस हुए हैं। तो अभी ये फैट्स में हम लोग खारी के लिए अलग फैट आता है, बिस्किट्स के लिए अलग फैट है, कुकीज के लिए अलग फैट्स है, ऐसे जो डो में यूज करना उसके लिए अलग फैट्स है। ये सब चीजें अभी नए अ, हम लोग को दिखने मिलती है। इसके साथ सबसे मेजर इंग्रेडिएंट्स आपको बेकरी में लगता है पानी, जो वाटर है वो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट्स है। जैसे आपको प्रोडक्ट बनाते वक्त पानी की जरूरत है, इसके साथ क्लीनिनेस के लिए, मशीन क्लीनिंग के लिए पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत बेकरी में हमको पड़ती है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी ना हो तो हम लोग ये बिजनेस कर ही नहीं सकते। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि शुगर है, और उसके बराबर एक मेजर इंग्रेडिएंट सॉल्ट है, जो आपको टेस्ट में टेस्ट देने के लिए यूज होता है। जो शुगर हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें बेकरी में, एक तो वो टेस्ट का भी काम करती है। सेकेंड थिंग, इसके अलावा जो शुगर है वो अगर प्रोडक्ट को आपको कलर लेना है,
इवन कलर चाहिए, तो उसका भी मेजर रोल शुगर प्रोडक्ट में प्ले करती है। इसके अलावा अगला इंग्रेडिएंट है ईस्ट। ये जो ईस्ट है, इसमें दो टाइप्स आते हैं ईस्ट में। एक ईस्ट है ड्राई ईस्ट, और दूसरा ईस्ट है वेट ईस्ट। जो वेट ईस्ट है वो उसकी लाइफ कम रहती है, और ड्राई ईस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा लाइफ रहता है। जहाँ पे वेट ईस्ट इजीली अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे ड्राई ईस्ट का ज़्यादा उपयोग होता है। या तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है वहाँ पे ड्राई ईस्ट यूज करने से प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी मिलती है, फिनिशिंग अच्छी मिलती है, तो वहाँ पे ड्राई ईस्ट हम लोग यूज करते हैं। इसके आगे है लिविनिंग एजेंट्स, जैसे बेकिंग पाउडर है, कस्टर्ड है। ये सब चीज़ें लिविनिंग एजेंट्स में आती है, बेकिंग सोडा है। तो ये मेजर इंग्रेडिएंट्स सभी हो गए। इसके अलावा भी है, तो वो आपको डिटेल बताते हैं नेक्स्ट। इसमें इसमें माइनर इंग्रेडिएंट्स जो है वो देखे जाए तो मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर जो है आपके प्रोडक्ट में टेस्ट इनहांस करने के लिए है। इसके साथ जैसे मैंने बताया, जैसे शुगर के प्रोडक्ट को कलर का काम करती है, तो वो सेम चीज मिल्क पाउडर से भी होती है। एक जैसा कलर, एक जैसा फ्लेवर, उसका जो मिल्क का स्वाद आपके प्रोडक्ट को आता है, तो उसमें मिल्क पाउडर यूज होती है। सेकेंड थिंग कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर ये कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे कि कुकीज है, या तो कपकेक्स है। यहाँ पे देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि व्हीट फ्लावर है, मैदा, तो इसमें भी तीन टाइप के मैदा रहते हैं। एक थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छी रहती है मैदे में, वो एक एक मीडियम स्ट्रेंथ वाला और एक लो स्ट्रेंथ वाला। जैसे हाई स्ट्रेंथ वाला जो मैदा है वो बेसिकली पाव है और ब्रेड है, इन सब चीज़ों में थोड़ा हाई स्ट्रेंथ वाला मैदा यूज करते हैं। जैसे मीडियम स्ट्रेंथ वाला मैदा जो है, बाकी टोस्ट है, खारी है, जिसमें क्रिस्पीनेस थोड़ा चाहिए, तो उसमें मीडियम स्ट्रेंथ का मैदा यूज करते हैं। और जो लो स्ट्रेंथ का मैदा है, तो लो स्ट्रेंथ का मैदा हम लोग कपकेक्स या केक्स में इसमें यूज होता है। यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपके पास हाई स्ट्रेंथ मैदा है या तो मीडियम स्ट्रेंथ मैदा है, और अगर आपको कपकेक बनाना है, तो उस जगह थोड़ी कस्टर्ड पाउडर यूज करके या तो कॉर्नफ्लोर यूज करके आप उसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं। अभी एग्स जो है, एग्स का माइनर इंग्रेडिएंट्स में इसलिए लिया है, पहले वो मेजर इंग्रेडिएंट्स था, लेकिन अभी देखा जाए तो मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, तो इस वजह से एग्स फ्री प्रोडक्ट बेकरी में अभी ज़्यादा चल रहे हैं। और एग्स खाना पसंद नहीं करते। अब देखा जाए, अगर कुछ लोग एग्स खाते हैं, लेकिन अगर घर के कोई सीनियर पर्सन है, वो अगर एग्स नहीं खाते, तो हम लोग एग के प्रोडक्ट लेके लेके जाना पसंद नहीं करते घर पे। इसलिए मैक्सिमम बेकरी, जो अभी मैं भी एक बेकरी चला रहा हूँ, तो मेरी बेकरी में मैं 100% एगलेस ही प्रोडक्ट दे रहा हूँ सभी। तो इसलिए अभी एग्स का इतना ज़्यादा काम, जैसे पहले ऐसा था कि बेकरी और एग्स ये कॉम्बिनेशन था, एग्स के सिवा बेकरी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते थे, केक्स में हो ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसे नहीं हुआ है, जैसे अभी कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, उसकी वजह से ऐसे हुआ है कि अब विदाउट एग्स आप बना के प्रोडक्ट पूरे कर सकते हैं, और प्रोडक्ट अच्छे भी आते हैं। जो फील एग्स का मिलता था, वही फील विदाउट एग में भी मिलने लगा है। इसके अलावा है जो यूज करते हैं हम लोग, इसेंस। अभी इसेंस जो है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से चीज़ों में, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स में, हम लोगों को जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है। तो अगर ये फ्लेवर्स इनहांस करने हैं, जैसे पाइनएप्पल का स्वाद आपको प्रॉपर चाहिए, तो ये इसेंस उसमें यूज होता है। इसमें नेचुरल भी इसेंस आते हैं, आर्टिफिशियल भी इसेंस आते हैं। बहुत से प्रोडक्ट में नॉर्मली जो इसेंस है वो नेचुरली यूज होते हैं। अभी कुछ जगह आप देखा जाए तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज करना जरूरी पड़ता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है, ये अगर आपको कोई भी चॉकलेट प्रोडक्ट बनाने हैं, तो चॉकलेट प्रोडक्ट में कोको पाउडर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोको पाउडर यूज करने से आप जो भी प्रोडक्ट है चॉकलेट फ्लेवर के, उसको आपका चॉकलेट का स्वाद एनहांस करने के लिए कोको पाउडर यूज होता है।
इसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव्स। अभी प्रिजर्वेटिव्स में हम लोग देखा जाए तो इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स है। जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है हम लोग देखते हैं। अभी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जो है इसमें शक्कर है, सॉल्ट है, ऑयल है, ये सब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है। जैसे हम लोग अभी घर पे अचार बनाते हैं, आम का अचार बनाते हैं, तो आम का अचार बनाते वक्त उसमें हम लोग नमक ज़्यादा रहता है या तो उसके साथ ऑयल ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। इसलिए हम लोग जब अचार करते हैं तो अचार के साथ वो 1 साल तक, 1.5 साल तक जो हम लोग अचार बनाते हैं वो खराब नहीं होता। जैसे आम का मुरब्बा बनाते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज करके हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्लास टू प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, जैसे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बनाने के लिए जो एफएसएसआई से परमिट है, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। वॉइस ब्लॉक हो गई। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। यस। अभी ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स है ये सभी बनाने के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अभी जिस तरह से हमें इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो क्या स्केल पे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, वो हिसाब से हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर स्मॉल स्केल पे अगर आपको बेकरी प्रोडक्ट स्टार्ट करने हैं, बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी आप देखेंगे बहुत से जो लेडीज है वो घर पे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल इक्विपमेंट्स है यहाँ पे लिखे, केक टिन्स है, बेकिंग पैन्स है, बेकिंग शीट्स है। इसके कुछ फोटोज भी यहाँ पे दिए दिए, मिक्सिंग बाउल्स है, पैन्स, विस्किंग टूल्स। तो ये अगर छोटे से छोटी स्केल पे एक छोटा टेक ओवन लेके आप बेस बना के कुकीज का बिजनेस, या तो कपकेक का बिजनेस, या तो बर्थडे केक्स का बिजनेस, जिसे अभी ह्यूज डिमांड है बर्थडे केक्स को, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये माइनर इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, स्मॉल इक्विपमेंट्स है, जैसे ये मेजर नोजल्स है, ये कटर्स है, पाइपिंग इक्विपमेंट्स है, और कुछ एक स्केल छोटा सा लगता है। इसके साथ आप घर पे ये बिजनेस छोटे इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अभी लार्ज इक्विपमेंट्स जो है इसमें देखा जाए, अगर स्मॉल स्केल पे आपको करना है, लेकिन अगर बड़ी इस मात्रा में आपको करना है, तो आपको बड़े ओवंस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ओवंस के बहुत से टाइप्स है, जैसे पिल ओवंस है। अभी रोटरी रैक ओवंस जो यहाँ पे लिखा है, ये सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है ओवन में। जैसे वो अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और ओवन में छोड़ते हैं, तो वो रोटेट होता है और उसके बाद उसमें बेकिंग होता है। और रील ओवन जो आपने देखा होगा, जैसे एक पट्टा चलता रहता है उसके साथ वो, मैं कुछ आगे वीडियो है मेरे पास, मैं आपको लास्ट में शेयर करता हूँ। डेकोन में देखा जाए तो ये डेकोन का बाजू में एक यहाँ पे पिक्चर दिया है वहाँ पे। तो वो सिंगल डेक ओवन आता है, डबल डेक ओवन आता है। इसमें डेक हम लोग चाहे 2-3 डेक लेके स्मॉल स्केल पे छोटे इसमें भी ये हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये जो ट्रैवलिंग ओवन्स लिखा है, ये स्पेशली बिस्किट्स के लिए या तो ब्रेड के लिए यूज होता है। जैसे कि टोस्ट के लिए भी ये यूज होता है। ट्रैवलिंग ओवन्स मीन्स अराउंड 200 स्क्वायर फीट लंबाई में ओवन रहता है। 200 स्क्वायर फीट पे यहाँ से हम लोग छोड़ते हैं प्रोडक्ट, तो 200 फीट पे वहाँ पे प्रोडक्ट बेक होके निकलता है। वो अराउंड 3 और 5 मिनट्स में बेकिंग होता है। लेकिन जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें करना है, वहाँ पे ये सभी ओवन्स की जरूरत पड़ती है। अगर थोड़ा मीडियम साइज पे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो रोटरी रैक ओवन्स या तो डेक ओवन्स, ये दोनों हम लोग लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और क्या करें?
नहीं, तेरा फोटो क्लिक कर। इसके साथ जैसे प्रोडक्ट मिक्सिंग करना बेकरी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए जो मिक्सर्स आते हैं उसके उसमें दो टाइप के मिक्सर्स है। जैसे प्रोडक्ट है, खारी है और ब्रेड है, पाव है, ये मिक्स करने के लिए आपको स्पाइरल मिक्सर की जरूरत पड़ती है। स्पाइरल मिक्सर्स तो जो है वो स्टार्ट 15 किलो मिनिमम कैपेसिटी से स्टार्ट होके आपको 100 केजी या उससे भी 150 केजी तक के स्पाइरल मिक्सर वन टाइम मिक्सिंग के लिए मिल सकते हैं। लेकिन जिसमें हार्ड डो है जैसे पाव, ब्रेड या तो बटर, खारी, टोस्ट, ये सभी प्रोडक्ट के लिए हमें स्पाइरल मिक्सर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको छोटा स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना है, जैसे कि एक मैंने बताया आपको, इसके इसको स्टार्ट करने के लिए प्लानिटरी मिक्सर अगर आपने ले लिया, एक डेकोन ले लिया, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो प्लानिटरी मिक्सर बेसिकली जो रहता है वो बिस्किट्स का जो डो रहता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, उसके लिए प्लानिटरी मिक्सर जरूरी पड़ता है। केक का जो डो रहता है उसमें एरिएशन होना चाहिए, तो उसके लिए प्लानिटरी मिक्सर यूज होता है। ये जो प्लानिटरी मिक्सर है ये 10 लीटर से स्टार्ट होके 80 लीटर्स तक हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे उसके फोटोज हम लोगों ने डाले हैं। इसमें टू टाइप के जो ये आते हैं, एक बेंच मॉडल आता है जो स्मॉल रहता है, जैसे 10 लीटर्स का है, 15 लीटर्स का है, ये बेंच मॉडल हो गया। इसके अलावा फ्लोर मॉडल जो रहता है वो हाई कैपेसिटी 40 लीटर्स में, 80 लीटर्स में, इस तरह से ये उसमें मॉडल्स हैं। इसके अलावा जैसे ही आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको वेइंग स्केल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्रोडक्शन में भी ये ज़रूरत पड़ती है और पैकेजिंग में भी ज़रूरत पड़ती है। अभी वेइंग मशीन जो है, जैसे आपने अगर आपके प्रोडक्ट की कोई भी रेसिपी सेट की, तो रेसिपी सेट करने के बाद उसको एक जैसी टेस्ट आपको अगर हर बार देनी है, तो आप हर जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज करोगे वो हर बार वे करके ही यूज करना है। इसलिए वेइंग स्केल प्रोडक्शन में मैंने बोला कि आपको जरूरी है। ये जो मैंने 100 केजी का यहाँ पे एक दिखाया है वेइंग स्केल, ये इसलिए है कि अगर आपके पास आप जो परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त जब आपके पास आता है मटेरियल, तो बहुत से बार ऐसा होता है कि उसमें वजन कम आने की संभावना रहती है। इसलिए जो भी मटेरियल आया वो पहले आप वेट करके लीजिए। मतलब अगर किसी ने बिल आपको 100 किलो का बना के भेजा और एक्चुअली वो 97 है, तो वो उसमें लॉस आपका 3 किलो का लॉस वहां पे हो जाएगा। तो ये इस वजह से ये आपको बड़ा वेइंग स्केल आपके बेकरी में होना जरूरी है। इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, तो जैसे अगर आपने ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये ब्रेड स्लाइसर आपको स्लाइस करने के लिए बेकरी में जरूरी है। मतलब अगर मशीन्स अगर आपको बेकरी स्टार्ट करनी है तो ये तीन मशीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ओवन हो गया, एक स्पाइरल मिक्सर हो गया, या तो प्लेनेटरी मिक्सर हो गया, और ब्रेड स्लाइसर हो गया। इस ब्रेड स्लाइसर में आप जो ब्रेड बनाओगे तो उसका आप कटिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा जो टोस्ट बनाते हैं, आपने टोस्ट बताया हो गया आपको, तो वो टोस्ट का जो कटिंग होता है वो भी यही ब्रेड स्लाइसर में होता है। तो ये इसमें भी टेबल टॉप जैसे यहाँ पे दिखाया है, वो टेबल टॉप भी एक मशीन है जो स्मॉल स्केल के लिए ये स्टार्ट में हो सकता है। इसके बाद इसमें भी बहुत से वैरायटीज मिलती है, बहुत से वर्जन है। जैसे एक स्टैंड वाला है, जैसे रील वाला है, ऐसे ब्रेड स्लाइसर के भी टाइप्स अलग अलग हैं। आप जो भी प्रोडक्ट अभी रेडी करते हो, तो जैसे मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट है पहले लोकल प्रोडक्ट बेचा जाता था, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टेशन भी है। जैसे आप ना बहुत से लोग नासिक से होंगे या तो बाहर से होंगे, लेकिन नासिक के बाहर भी प्रोडक्ट अगर आपको भेजनी है तो पैकेजिंग उसकी अच्छी होनी जरूरी है। इसलिए वो कुछ सीलिंग मशीन जो रहती है उसके ये फोटोग्राफ्स है, ये सीलिंग आपको मशीन लेनी जरूरी है। ये जो है ये हैंड सीलर है, या हैंड सीलर से आप थोड़ा कम लेवल पे अगर आपका प्रोडक्शन है तो वो, या हैंड सीलर से आपका काम चल सकता है। इसमें अगर ये बैंड सीलर है जो नीचे दिखाया है ये,
तो अगर आपको ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तो ये बैंड सीलर दोनों है, इसको आप परचेस कर सकते हो। इसके बाद और एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन आता है जिसमें आपका पाउच भी ऑटोमेटिक रेडी होता है, सील होता है। उसमें वैक्यूम वैक्यूम भी हो सकता है या तो नाइट्रोजन फ्लशिंग भी हो सकता है। ऐसा भी एक मशीन आता है जो आप ले सकते हो। लेकिन ये बड़ी मशीन अगर आपको लेनी है तो उसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आपकी ज़्यादा होनी जरूरी है। अभी जैसे बेकरी बिजनेस का ग्रोथ देखा जाए तो ग्लोबली बेकरी मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है $600 बिलियन बाय 2027 में, 7 तक पहुंचेगा ऐसे अपेक्षा है। यहाँ पे नासिक जैसी इतनी स्मॉल सिटी है, यहाँ पे भी अराउंड 150 से भी ज़्यादा बेकरीज नासिक में रन हो रही है। तो जैसे मैंने पहले इस स्लाइड में कहा कि ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने की वजह से बेकरी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी हम लोग देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर फैमिली में 4 लोग रहते हैं, सबका बर्थडे रहता है तो बर्थडे के लिए केक्स रहते लगते हैं, एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी के लिए केक लगते हैं। अभी केक का ऐसे कुछ नहीं रहा कि जैसे कुछ मीठा खाने का मन रहा तो भी हम लोग छोटा सा केक लेके आते हैं, फैमिली के लिए केक परचेस होता है। ऐसी सब चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो बेकरी प्रोडक्ट है या तो बेक प्रोडक्ट है उसके तरफ हमारी टेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसकी वजह जो मैंने बताया कि लाइफस्टाइल बिजी हो गई है। सुबह अगर ब्रेकफास्ट रेडी करना है, सबको जल्दी निकलना पड़ता है, 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे जल्दी घर छोड़ते हैं। तो उसमें कुछ हम लोगों ने जैसे चाय के साथ बिस्किट खारी टोस्ट ऐसे खा लिया, हम लोग निकल जाते हैं। इसके साथ जैसे मैंने बताया कि पहले ऐसा था कि बेकरी में मैदा के सिवा प्रोडक्ट नहीं बनते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है कि अभी व्हीट के प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, मल्टीग्रेन के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जो बेकरी प्रोडक्ट है उसका जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी हेल्दी की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और वैसे प्रोडक्ट बन भी रहे हैं। आपने ये जो ओल्ड बेकरी कंसेप्ट एंड न्यू बेकरी कंसेप्ट में देखा होगा, जहाँ पे अभी पहले की जब बात थी तो एक छोटे से शहर में या गांव में एक कोई आदमी था जो बेकरी प्रोडक्ट बनाता था। वो प्रोडक्ट पीछे बनाता था, आगे एक छोटा सा दिन भर प्रोडक्ट बनाएगा 3 साढ़े 3 बजे तक, और उसके बाद वो सामने काउंटर लगा के वहां पे ही सेलिंग करेगा। ऐसा कंसेप्ट बेकरी का था। वहां पे कोई पैकेजिंग की भी जरूरत नहीं, फ्रेश आइटम सबको मिलते थे। लेकिन ये ट्रेडिशनल बेकरीज में होता क्या था कि प्रोडक्ट को लिमिटेशन से, जैसे सिलेक्टेड प्रोडक्ट जैसे पाव है, खारी है, टोस्ट है, ऐसे सिलेक्टेड प्रोडक्ट वो वहां पे मिलते थे। और ये बेकरी बिजनेस करने के लिए, जिस तरह से छोटा बेकरी बिजनेस है, ये करने के लिए कम से कम प्रोसेस में काम होता था। जैसे एक छोटा ओवन है या तो लकड़ी की भट्टी है, उसमें वो काम हो जाता था। वो लोग मैन्युअली डो मिक्स करते थे और उनकी पूरी फैमिली ये बिजनेस में इन्वॉल्व रहती थी। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं था। और इसमें क्या था कि पहले जो छोटा बेकरी था वो सिर्फ अपने काउंटर पे जो आएगा उसी को वो प्रोडक्ट सेल करता था। एक छोटे शटर, बाहर छोटा सा दुकान, और वो प्रोडक्ट सेल करता था। और देखा जाए तो वो प्रोडक्ट जो बनाते थे उसमें भी बहुत क्वालिटी या कुछ ये नहीं रहता था, बिकॉज दे यूज ओनली बेसिक इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि जैसे मैंने बताया कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स में मैदा, शक्कर, नमक, ईस्ट, ये चारों इंग्रेडिएंट्स से भी पाव खारी टोस्ट बन जाते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे चेंज हुआ सिनेरियो, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न बेकरीज नासिक में भी बहुत सी मॉडर्न बेकरीज आप देख सकते हो। ये वाइड रेंज प्रोडक्ट की दे रहे हैं। जैसे हेल्दी प्रोडक्ट में देखा जाए तो व्हीट का ब्रेड आ रहा है, व्हीट के बिस्किट आ रहे हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड है, कुछ आर्टिशन ब्रेड्स जैसे कि गार्लिक ब्रेड है, पेस्ट्रीज की वे अलग अलग वैरायटीज है।
और सेलिब्रेशन केक्स में आप कुछ अगर थीम केक्स है तो वो भी थीम केक्स भी बहुत सी न्यू कंसेप्ट जो बेकरी का आया है उसमें दे रहे हैं। इसमें जैसे जैसे आप देखा जाए तो कुछ एडवांस इंग्रेडिएंट्स आने की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट को भी फिनिश दिखने लगा। जैसे पहले अगर हम लोग देखते थे तो बटर क्रीम का एक केक मिलता था, बेसिकली केक, और उसके ऊपर वो डिजाइन ज्यादा हेवी कलर्स ऐसा यूज होता था। लेकिन अभी देखा जाए तो जैसे 2 टायर केक्स, 3 टायर केक्स, ऐसे केक्स भी बन सकते हैं। फॉन्डेंट्स में बहुत सी चीजें आई है। जैसे आप देखा जाए तो फोटो केक एक कंसेप्ट है। जब आप अगर कोई फोटो देते हो तो वो फोटो भी उस पर प्रिंट करके आपको केक पे मिल सकता है। इस तरह से ये एडवांस चीजें हो रही है। जैसे इसकी वजह ऐसी है कि सब कुछ ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ गया है। मशीनरी आ गई है, ओवंस अच्छे आए गए, मिक्सर्स अच्छे हैं। अगर कुछ डो शीटिंग करना है, थिकनेस एक जैसा रखना है प्रोडक्ट का, तो उसके लिए डो शीटर्स है। ऐसी बहुत सी इम्प्रूव इंग्रेडिएंट्स, एडवांस इंग्रेडिएंट्स, इसके साथ एडवांस मशीनरी आ गई है, जिससे बेकरी जो प्रोडक्ट है वो बनाने का कंसेप्ट पूरा ही चेंज हो गया है। पूरा जो मैनुअल था वो पूरा ऑटोमाइजेशन पे अभी शिफ्ट हो गया है। और मैक्सिमम वहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं। इस वजह से जो बाहर के मार्केट्स है वो मार्केट भी हम लोग कैप्च कर सकते हैं। इसी के साथ एक कंसेप्ट है कि ये जो बेकरीज, पहले मॉडर्न बेकरीज में, अभी नया क्या हुआ है, पहले ओल्ड बेकरी में काउंटर पे सेलिंग होता था। लेकिन कुछ बेकरीज अभी ऐसे है कि उन्होंने शॉप्स के साथ उनका कैफे भी खुद का रन किया है। वो कैफे में जाके आप वहाँ पे बैठ के प्रोडक्ट का टेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे खा सकते हो, सभी चीज़ों का आनंद वहाँ पे बैठे बैठे ले सकते हो। ऐसी चीज़ें अभी मॉडर्न बेकरी कंसेप्ट में हुई है। इसके साथ अगर ये जो प्रोडक्ट है आपके, आप जो बनाते हो प्रोडक्ट नए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट बनाने हैं और अगर आपको प्रोडक्ट बेचने हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे कुछ इवेंट्स रहते हैं, तो वो इवेंट्स में आप प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। कोई अगर बड़ी सभा है, या तो कोई बर्थडे पार्टी है, या तो कोई फंक्शन है, शादी है, तो उसमें ब्रेकफास्ट में आपके बेकरी प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो। वेज पैटीज स्पेसिफिक है। बहुत सी चीज़ें ब्रेकफास्ट में शादी के कंसेप्ट में मिसल रहती है, पाव भाजी रहती है, उसमें आपके प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। कुछ स्कूल्स रहती है, स्कूल्स की गैदरिंग्स रहती है, तो वो गैदरिंग्स में आप आपके प्रोडक्ट उनको सप्लाई कर सकते हो, जैसे कि केक्स है, डोनट्स है, क्रीम रोल्स है। इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अभी बढ़ गया है। स्विगी है, जोमेटो है, ऐसी बहुत सी जो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आप प्रोडक्ट आपके दे सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। मतलब ये जो नया कंसेप्ट आया है बेकरी के लिए, ये पूरा ही अलग है। जैसे ओल्ड कंसेप्ट में ये सब चीजें नहीं थी। इसके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे रहती है, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके कैंटीन्स रहते हैं, वो कैंटीन्स में भी आप प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो हुआ, ये सभी ओल्ड बेकरी और न्यू बेकरी कंसेप्ट, इसके अलावा, एक ही मिनट, 1 मिनट, आगे पानी पाइप पानी। इसमें टाइप्स ऑफ बेकरी बिजनेस जो है, आप अगर बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उसके साथ आपको बेकरी में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करना है, तो जैसे आपका एक रिटेल शॉप आपने पहले स्टार्ट किया, तो रिटेल शॉप में आपके प्रोडक्ट आपने कुछ डिसाइड किए कि मैं 10 प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा और 10 प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा। तो इसमें आपको बेसिकली प्रोडक्ट पहले आपके डिसाइड करने हैं कि कौन से प्रोडक्ट आपको रेडी करने हैं और वो आपको बेचने हैं। तो रिटेल फ्रेंचाइजी में आप वो प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, उसको पैकेजिंग अच्छा कीजिए, उसमें प्रोडक्ट में क्वालिटी रखिए। और जैसे आपकी एक शॉप सेट होती है, तो उसके साथ आप एक प्रोडक्ट सेट होने के बाद आप उसके रिटेल फ्रेंचाइजी शॉप भी बना सकते हो। जैसे प्रोडक्ट आप बनाओगे रिटेल फ्रेंचाइजी, जैसे आपने देखा होगा बहुत से ब्रांडेड शॉप्स है यहाँ पे, जो आप
कोई भी दुकान में जाओ उनके, तो वो एक जैसा ही दिखता है। मतलब अगर आप नासिक की बात करेंगे तो जैसे एमजी रोड पे एक शॉप है, नासिक रोड में एक शॉप है, आप कोई भी शॉप पे एक जाओगे तो एक ही थीम रहती है, एक ही सब प्रोडक्ट रहता है, उसका पैकेजिंग भी सेम रहता है, जो फर्नीचर है, इंटीरियर है, वो सब सेम रहता है। इस तरह से आप रिटेल फ्रेंचाइजी शॉप मॉडल आपका खुद का डेवलप कर सकते हो। बिकॉज कैसे हुआ है कि पहले प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ ज़्यादा मिलती नहीं थी, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो है आप नासिक मतलब आपके लोकल स्टेशन के अलावा बाहर के स्टेशंस में भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें लाइफ जो मैंने बोला कि बहुत से एडवांस इंग्रेडिएंट्स प्रिजर्वेटिव्स ऐसे आए कि वो प्रोडक्ट को आप लाइफ 1 महीना 2 महीना तक दे सकते हो। कुछ पैकेजिंग में आप बदलाव करके ये कर सकते हो। इस वजह से इसमें आप जब ये रिटेल शॉप एक करोगे तो इसमें एक सेल्समैन, एक कैशियर और एक स्मॉल शॉप 200 स्क्वायर फीट का अराउंड, तो इसमें एक बिलिंग मशीन के साथ आप ये बिजनेस रिटेल का फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको होलसेल का जो मैंने बताया कि होलसेल प्रोडक्ट में भी बहुत सा स्कोप है, जो आप एक- हाँ, होलसेल में भी, होलसेल बेकरी में भी देखा जाए तो जैसे रिटेल शॉप्स है, उसके अलावा जो अभी ग्रोसरी शॉप्स है या तो फूड शॉप्स है, वहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट आपने रेडी करके उसमें डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके प्रोडक्ट होलसेल में सेल किया, तो उसमें भी ह्यूज मार्केट आपको मिल सकता है। इसमें देखिए कैसे होता है रिटेल बिजनेस, अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करते हो तो रिटेल प्रोडक्ट अगर बेचोगे तो प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा रहेगा, क्वांटिटी कम रहेगी। लेकिन जैसे ही आप होलसेल प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसमें क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। इस वजह से ऐसे रिटेल शॉप आप कर सकते हो और होलसेल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस आपका स्टार्ट करना है बेकरी का, तो इसके लिए बेसिकली आपको एक प्लान करना जरूरी है कि बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने के साथ आप जो एरिया में रहते हो तो वहाँ पे डिमांड कौन से प्रोडक्ट की है। जैसे देखा जाए बेसिक प्रोडक्ट तो है, पाव है, वो बेसिक बेकरी की जरूरत है। पर कोई भी बेकरी स्टार्ट करता है तो उसमें पाव मेन इंग्रेडिएंट्स है। अगर पाव नहीं रहेगा तो बेकरी नहीं चल सकती। वैसे इसके अलावा बाकी भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कुकीज का है, टोस्ट है, खारी है। ये प्रोडक्ट आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिजनेस का आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप रिटेल शॉप्स करने वाले हो या आपको होलसेल स्टार्ट करना है। तो वो हिसाब से आपको जो जगह है वो उतनी परचेस करनी पड़ेगी या तो रेंट से लेनी पड़ेगी। अगर आपको बड़े पैमाने में स्टार्ट करना है तो जगह बड़ी लगेगी, मशीनरी इक्विपमेंट्स वो स्केल के आपको लेनी पड़ेंगी। छोटा अगर आपको स्टार्ट करना है तो छोटी मशीनरी में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको बाद में देखना है कि लोकेशन आपके बेकरी के बिजनेस का जो ज्यादा सिटी से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिटी से बाहर आप रखोगे तो आपके जो लेबर्स है उनको लेबर्स अवेलेबिलिटी, मैन पावर का जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली होना चाहिए, उनको आने जाने में सहूलियत होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपको उनको फिर वापस ट्रैवल्स का कुछ ट्रैवलिंग का कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जो लोकेशन आप चूज करोगे वो ज्यादा करके सिटी से ज्यादा दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर तक आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे आप जब लोकेशन चूज करोगे तो वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ एक छोटा रिटेल शॉप जहाँ पे लोकल आप बेच सको, ऐसा भी होना जरूरी है। इसके साथ जैसे आप अगर आपकी जगह फाइनल हो गई, उसके बाद लोकेशन, प्रोडक्ट आपके फाइनल हो गए, तो ये बेकरी स्टार्ट करने को आपको लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। बेसिकली बेकरी स्टार्ट करने के लिए आपको फिलहाल दो लाइसेंसेस लगते हैं। एक तो एफएसएसआई जो है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका एक लाइसेंस आता है। और आपका
शॉप एक्ट का एक लाइसेंस आता है। अभी शॉप एक्ट का कंसेप्ट जो है वो हर बार रिन्यूअल करना वो नहीं रहा। अभी एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर लिया उसका, तो उसको वापस रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। अभी एफएसएसआई का लाइसेंस निकालते वक्त आपको सबसे पहले एक चीज करनी पड़ती है। आपको जो आप वाटर यूज करने वाले हो, तो वो वाटर की टेस्टिंग आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब में करनी पड़ती है। वो आप लैब में वाटर टेस्ट करने के बाद आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्शन जो भी है फूड में आप स्टार्ट करना है या तो बेकरी स्टार्ट करना है। तो ये सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट आपको रहती है। उसके बाद ही आपके जो प्लांट के फोटो, जगह के फोटो, वो सब अपलोड करके आपको लाइसेंस मिल जाता है। अभी इनिशियली आप जो स्टाफ हायरिंग करोगे, तो वो स्टाफ आपको एक स्टार्ट करते वक्त एटलीस्ट जो आपका एक स्टाफ रहेगा, दो स्टाफ रहेंगे, वो 10 स्टाफ जिनको बेकरी के बारे में मालूमात है वो होना जरूरी है। इसके अलावा बाकी आप जो भी हेल्पर्स है उनके साथ आप काम ले सकते हो। जैसे आपने बेकरी बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद जो ट्रेन स्टाफ है उनको बता के आप जो अनस्किल्ड स्टाफ है उनसे ये ट्रेनिंग देके या आप उनको भी ट्रेन कर सकते हो। जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे उनको भी ट्रेनिंग मिलती रहेगी। इससे अलावा जैसे मैंने बताया कि जो इसेंशियल इक्विपमेंट्स है आपके, वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कौन से कंपनी के लेने हैं, किस उसकी किस साइज में आपको वो इक्विपमेंट जरूरी है, वो आपको फाइनल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपकी जगह के हिसाब से जो प्रोडक्ट आपने बनाने हैं उस हिसाब से मशीनरी आपकी कहाँ रहेगी, आपका गोडाउन कहाँ रहेगा, आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज कहाँ रहेगा, डिस्पैच कहाँ रहेगा, ये सभी चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है बेकरी के लिए। इसके साथ जब आप बेकरी प्रोडक्ट स्टार्ट करोगे, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करना जरूरी है। मीन्स आपके प्रोडक्ट को एक कोई भी ब्रांड नेम आपको करना जरूरी है, उसके साथ उसका लोगो करना जरूरी है। इस वजह से क्या होता है कि जो कोई भी रहता है, अगर आपका प्रोडक्ट परचेस करता है, तो वो प्रॉपर अगर ब्रांडिंग रहती है उसमें और ये चीज़ रहती है, तो वो उसको एक ट्रस्ट रहती है कि हाँ ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसको हम परचेस कर सकते हैं। अगर प्लेन थैली में आप दोगे, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि ठीक है यार कहीं से लाके बेच रहा है हमको, खुद बना रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए प्रॉपर ब्रांडिंग आपको करना जरूरी है। इसके अलावा आपको मार्केटिंग जो है, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए तो मार्केटिंग भी करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है। रिटेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर जाके वो आपके प्रोडक्ट सेलिंग कर सकता है। आपके प्रोडक्ट आपने प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको पैकेजिंग करके दिया, तो कोई आप एक मार्केटिंग पर्सन रख के उसको बुकिंग के लिए भी भेज सकते हो। वो मार्केट से ऑर्डर लेके आ सकता है। आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग से इनोवेटिव कुछ है तो वो आप शॉपकीपर तक बता सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये स्टार्ट से ही आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने जैसे बताया आपको कि बेकरी में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वाटर सोर्स आपके एरिया में, आपके प्लॉट में, या तो आपके जो बेकरी का है उसमें होना बहुत ही जरूरी है। आपका जो प्लांट है वो आपके शहर से वो नज़दीक होना जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा दूर रहेगा, अगर आप जो माल बनाओगे वो बेचने के लिए भी आपको दूर जाना पड़ेगा। अगर आपके लिए कुछ आपको रॉ मटेरियल खरीदी करने हैं, परचेस करने हैं, तो उसके लिए भी आपको दूर जाके वो परचेसिंग करनी पड़ेगी। वहां से किसी ने अगर ट्रांसपोर्ट से भेजना है तो वो भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका माल बाहर, आपके शहर से भी, सिटी से भी बाहर आपको बेचना है, तो इजीली वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। इस वजह से ज़्यादा दूर ना हो कि नियर टू सिटी आपके 4 से 5 किलोमीटर सिटी से आपने प्लांट रखा तो ज़्यादा बेटर है। अभी यहाँ पे स्मॉल स्केल बेकरी, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ये लकड़ी का ओवन है, ये स्मॉल स्केल पे 2-3 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं और लिमिटेड रेंज के प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। तो इसमें छोटे स्केल पे अगर आपको करना है तो 2 आदमी 3 आदमी से आपका
प्रोडक्शन बन सकता है, लेकिन आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ेगी। आपको मैक्सिमम 2 आदमी 3 आदमी है तो आप 10 से 12 शॉप्स कैटर कर पाओगे। आपके खुद के शॉप से तो वो 2-3 शॉप्स आप खुद ये कर सकोगे। इसमें खर्चा कम रहता है सभी चीज़ें, लेकिन प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत कम निकलती है। अभी इसमें जैसे छोटी बेकरी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो जो मेन मशीनरी लगती है उसमें डेक ओवन आया, एक स्मॉल ग्राइंडरी मिक्सर, 1 स्टोन टेबल एंड 1 लार्ज स्केल 1 स्टोन टेबल। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आप आपका छोटा सेटअप बेकरी का स्टार्ट कर सकते हैं। डेक ओवन सिंगल डेक में भी आता है। स्मॉल प्लेनेटरी मिक्सर 10 लीटर से भी स्टार्ट होती है। एक छोटा टेबल, ये सब छोटे लार्ज स्केल पे स्मॉल स्केल पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसको आपको मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है। अगर लार्ज स्केल में आपको बेकरी का ये स्टार्ट करना है तो उसमें मैक्सिमम आपको 10 या 10 से ऊपर लोगों की जरूरत रहेगी। और इसमें आप जो भी बनाओगे वो बल्क क्वांटिटी में बना सकते हो। इसमें एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं अच्छा नहीं है। अभी जाके देखा जाए तो लार्ज स्केल बेकरीज जो है उसमें बहुत सी फ्रेंचाइजी जैसे देते देते हैं वो, तो वो 100 शॉप्स में उनकी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। उनकी फ्रेंचाइजी जो रहती है ऑलमोस्ट 10 शॉप्स तक 100 शॉप्स तक रहती है। तो अगर आपको ये फ्रेंचाइजीज मॉडल बढ़ाने हैं तो उसमें आपको सिर्फ लार्ज स्केल की मशीनरी लगेगी। लार्ज स्केल की मशीनरी आप जब करोगे, अभी कुछ प्रोडक्ट कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि वो स्पेशली एक ही प्रोडक्ट लेके काम करते हैं। जैसे कि ब्रेड, अगर उन्होंने बताया कुछ सूरत से भी नासिक में ब्रेड आते हैं तो सिर्फ ब्रेड ही बनाते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरा बनाते नहीं। तो ये सब अगर आपको करना है तो इसमें लार्ज स्केल मशीनरी आती है। इसमें ब्रेड का प्लांट आता है पूरा, 100% ऑटोमेटिक ब्रेड प्लांट रहता है। कुकीज की कुछ मशीन्स है जो भी ऑटोमेटिक मशीन्स है। रस का प्लांट रहता है। और ये ऑटोमेटिक कपकेक ड्रॉप मशीन और कुकीज ड्रॉप मशीन जो है उसके भी वीडियोस है मेरे पास, वो भी आपको लास्ट में मैं बताता हूँ जैसे भी है। इसमें जब आप बेकरी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको आपके वेंडर्स और सप्लायर्स इनको फाइनल करना जरूरी है। उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको उनकी मालूमात होनी जरूरी है। जैसे भी आप वेंडर्स और सप्लायर्स फाइनल करोगे तो जैसे भी मेरे हिसाब से देखा जाए तो हमेशा 2 वेंडर्स या 2 सप्लायर्स एक प्रोडक्ट के लिए होना जरूरी है। अगर और हर बार आपने उनसे दोनों से ही परचेस करते रहना जरूरी है थोड़ा थोड़ा। जैसे एक वेंडर्स के पास अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरे सप्लायर से वो आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा सेम प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस हर बार आप चेक कर सकते हो कि इसने क्या प्राइस दिया, दूसरे ने क्या प्राइस दिया। तो प्राइस जो है वो मेन फैक्टर आपके इसमें रहता है। क्योंकि अगर एक सप्लायर दूसरे ज्यादा बढ़ा के प्राइस दे रहा है तो पहले सप्लायर से आपको पता चल सकता है कि ये प्राइस अपने को ज्यादा दे रहा है। सेकेंड थिंग, आप जो भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट परचेस करोगे वो जो सप्लायर है उससे क्वालिटी प्रोडक्ट ही परचेस करने हैं। इसलिए कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर आप लो इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे, हल्के इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज करोगे तो आपकी प्रोडक्ट भी हल्की बननी है। तो वो उस हिसाब से आपको रेट भी वैसे मिलेंगे। ये जो वेंडर्स आप फाइनल करोगे तो वो रिलायबल होना जरूरी है। मैंने जैसे कहा कि एक आपको लार्ज स्केल वहां पे रखना जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत सी बार ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है, शक्कर आ रही है और उसने सप्लाई करते वक्त बिल बना दिया 100 kg का और आपको दे दिया 98 kg, तो उसमें 2 किलो का नुकसान या घाटा आपका होने वाला है। तो ये जो रिलायबल सप्लायर है जो आपके मालूमात में है, 1-2 बार उनसे परचेस करके आपको
पता चल सके। सेकंड थिंग, जो वेंडर या सप्लायर है उनके पास जो रॉ मटेरियल्स आपको लगते हैं, हमेशा लगने वाले हैं, उसका स्टॉक हमेशा रहता है। इस तरह से आपको वो आइडेंटिफाई करके रखने के ऐसे अच्छे सप्लायर्स कौन है जो अपने को अपने इसमें प्रोडक्ट और क्वालिटी, प्राइस और स्टॉक अवेलेबल, ये मेन चीज दे सके। ये प्रोडक्ट आप सब बना लोगे, लेकिन इसमें मेन चीज आती है प्रोडक्ट पैकेजिंग। प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी विदाउट पैकेजिंग प्रोडक्ट अगर आप बेचने जाओगे तो आपसे कोई प्रोडक्ट पैकेजिंग लेगा नहीं, प्रोडक्ट आपसे लेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए। अभी जैसे वेट्स एंड मेजर के रूल के हिसाब से उसके ऊपर आपको मेनली वजन प्रोडक्ट की होनी जरूरी है, प्रोडक्ट की प्राइस होनी जरूरी है। इसके अलावा आपने जो एफएसएसआई के रूल के हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स आप उसमें यूज कर रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको उसमें डालना जरूरी है। इसके अलावा आप जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनका पूरा नाम, पता, कस्टमर केयर नंबर, ये भी सब प्रोडक्ट पे होना जरूरी है। प्रोडक्ट पैकेजिंग करते वक्त ये सब आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जैसे ही प्रोडक्ट आप लूज बेचते हो तो और पैकिंग में बेचते हो, इसमें शेल्फ लाइफ का आपको फर्क पड़ता है। जैसे आप लूज पैकिंग में अगर रखते हो प्रोडक्ट तो उसकी लाइफ जल्दी खराब हो जाती है, प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट आप ठीक से पैक करके रखोगे, प्लास्टिक पैकिंग में करके रखोगे, तो वो सॉफ्ट रहता है, हार्ड होने के चांसेस नहीं रहते। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आपको प्रोडक्ट आपके एक्सपोर्ट करने हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त प्रोडक्ट की लाइफ होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो शिप में जाएंगे तो 15 दिन से 20 दिन उसको ट्रैवलिंग में ही लग जाता है। तो अभी कुछ एडवांस टेक्निक्स ऐसी आई है, नाइट्रोजन फ्लशिंग है और वैक्यूम पैकेजिंग है। नाइट्रोजन फ्लशिंग मतलब नाइट्रोजन जो वायु रहता है वो उसमें फ्लश करते हैं, तो उसके बाद उसमें का ऑक्सीजन निकल जाता है और नाइट्रोजन की वजह से उसकी लाइफ, उसमें प्रोडक्ट खराब नहीं होता, फंगल्स नहीं लगता, नाइट्रोजन वो काम करता है। इसके साथ वैक्यूम पैकेजिंग जो है, तो वैक्यूम में उसमें जो प्रोडक्ट में एयर रहती है, ऑक्सीजन रहता है, वो वैक्यूम करके पूरा निकाल लेते हैं। और प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा होगा कुछ बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कैशू है, पीनट्स है, ऐसी चीजें आपने सुपरमार्केट्स में देखा होगा कि वो खाकरा स्पेशली प्रोडक्ट है कि जो वैक्यूम पैकेजिंग में ज्यादा आता है। तो वैक्यूम पैकेजिंग से उसकी लाइफ भी बढ़ती है और जो प्रोडक्ट का जैसे क्रश होना है, चूरा होना है, वो होता नहीं है। इस वजह से ये पैकेजिंग पे अगर आप प्रोडक्ट के ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके प्रोडक्ट दिखेंगे भी अच्छे। जहाँ पे कस्टमर के एंगल से अगर देखा जाए तो आपके सामने दो प्रोडक्ट अगर रखे हैं, एक विदाउट पैकेजिंग है, एक विद पैकेजिंग है, तो कोई भी प्रिफर करेगा कि जो पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट है वो हम लोग ले, बिकॉज वो देखते ही हमको उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट सेफ है, हम लोग इसमें प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, इस पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम है, सब चीजें हैं। और अगर आप अच्छी पैकेजिंग करते हो, उसमें सब प्रॉपर चीजें लिखते हो, तो आपका एक ब्रांड सेट हो जाता है। हर बार जब कोई प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट अगर आपने अच्छा दिया, तो हर बार जो कोई प्रोडक्ट लेने जाएगा तो वो आपके ब्रांड से मांग के लेगा कि हाँ भाई मुझे ये XYZ वाला प्रोडक्ट का ही जैसे चाहिए। अभी हम लोग कुछ भी हो जाए कि जैसे ब्रांड की वैल्यू इतनी बड़ी है, नूडल्स अगर हम लोग चाहिए तो हम लोग मैगी सोचते हैं, पानी अगर मांगते हैं तो बिस्लरी मांगते हैं। तो ये पैकेजिंग की और ब्रांडिंग की बहुत बड़ी वैल्यू है। इसके आगे आता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। आपने मैक्सिमम बार देखा होगा कि लोग प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे बहुत ही इजीली कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कितना है वो दे लिया, कितना आज के खर्चा हुआ वो उसमें प्लस कर दिया और प्रोडक्ट की कॉस्ट बना ली। तो ये इतना इजी नहीं रहता प्रोडक्ट कॉस्टिंग बनाना।
इसके साथ आपको, जैसे मैंने आगे एक शीट भी है, आपको उसमें चाहिए तो वो आपके ग्रुप में डाल देंगे। उसमें जब प्रोडक्ट बनती है, अगर हमको समझे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक आपको 400 ग्राम का ब्रेड बनाना है, तो आपको उसकी कटिंग करनी पड़ती है कम से कम 450 ग्राम्स। 450 ग्राम्स आप जब उसको कटिंग करोगे तो उसके बाद वो बेकिंग लॉस होके वो 400 ग्राम्स का लोफ तैयार होता है। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। इसके साथ जब हम लोग टोस्ट बनाते हैं, तो टोस्ट बनाते वक्त जो प्रोडक्ट कट करते हैं उसमें साइड के जो है वो निकल जाते हैं, वो कटिंग लॉस हो जाता है। तो उसका भी कैलकुलेशन हमको प्राइस करते वक्त लेना चाहिए। अभी जैसे रॉ मटेरियल, जैसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है, तो उसको हम लोगों को पहले बेसिक रॉ मटेरियल्स जो हम लोगों ने उसमें यूज किए हैं उसकी प्राइस हमको लिखना है। इसके साथ उसके ऊपर ओवरहेड्स जो लगे हैं वो उसमें ऐड करने हैं। अभी ओवरहेड्स में क्या आ गया कि जैसे आपको ये प्रोडक्ट बनाते वक्त इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, गैस कितना लगा, इसके अलावा लेबर आपको कितनी लगी, तो ये आप एक प्रोडक्ट के लिए ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए आपको और अगर कैलकुलेट करने हैं तो आपको एक महीने का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और उसको एक महीने के प्रोडक्शन कॉस्ट को कितना खर्चा हुआ महीने का, जैसे इसमें ओवरहेड्स में रेंट्स भी आते हैं, या तो कोई आपने इंटरेस्ट से लोन करके ये कुछ लिया होगा तो उसका इंटरेस्ट आता है। ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ जो पैकेजिंग मैंने बताया आपको, अगर आपको अच्छी पैकेजिंग देनी है प्रोडक्ट को तो उसकी भी पैकेजिंग की कॉस्ट रहेगी, तो वो भी उसमें ऐड करना जरूरी है। इसके साथ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है। अगर हम लोग प्रोडक्ट एक जगह से दूसरा जगह भेजना है, तो अगर हम लोग रेगुलर लोकल भी भेजते हैं तो टेम्पो रहता है, उसको पेट्रोल है, डीजल है, ड्राइवर है, ये सब चीजें उसमें पकड़ना पड़ता है। यहाँ पे जो अगर देखा जाए प्रॉफिट रेशो आपको पकड़ना है प्रोडक्ट में, तो मैंने जैसे बताया कि रिटेल शॉप अगर आप खुद का चला रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 40% तक आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप लार्ज स्केल पे करके होलसेल में प्रोडक्ट सेलिंग करोगे तो उसमें अराउंड 25 to 20% तक आपको बेकरी में मार्जिन रहता है। ये जैसे प्रोडक्ट का ये मैंने बताया। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद, अगर आप मैन्युफैक्चर आपने कर लिए, लेकिन जो अगर प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, तो ये बताए हुए प्रोडक्ट आप अच्छे पैकेजिंग करके जो रिटेल स्टोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर चेन थ्रू आप रिटेल स्टोर्स में सेल कर सकते हो। इसके साथ जैसे ऑनलाइन मीडियम से फूड एप्स जो है, जैसे स्विगी जोमेटो है, उस पे भी आप रजिस्ट्रेशन करके उनके कुछ परसेंटेज रहते हैं और कुछ नॉर्म्स आपने उनको ये कर दिया, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन आप फूड ऐप पे करके ऑनलाइन भी आपके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसमें B2B भी एक कंसेप्ट है जिसमें डायरेक्ट आपके रेस्टोरेंट्स, जैसे अभी देखा जाए तो कुछ होटल्स है, उनको सुबह वो ब्रेकफास्ट ऑफर करते हैं, तो यूनिक प्रोडक्ट जैसे क्रोसान है, मफिन्स है, ये सब चीज़ें आप उनको डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो। जैसे कैफेज है, तो कैफेज में हमेशा देखा जाए तो पिज़्ज़ा बेस की रिक्वायरमेंट रहती है, बर्गर है, हॉट डॉग्स है, ये सब बेस उनको लगते रहते हैं। तो इस तरह से भी आपने अगर प्रोडक्ट, आपने कुछ कस्टमर ऐसे टाइप किए तो उनको ये प्रोडक्ट आप सब सेल करके आपकी बेकरी आप रन सकते हो। इसके अलावा आप देखा जाए तो आपकी जो कुछ एरिया है उस एरिया में, जैसे कुछ वैकेशंस है या तो फेस्टिवल सीजन्स में इवेंट्स लगते हैं, या तो जैसे मॉल्स में इवेंट्स लगते हैं, वहाँ पे भी आप एक प्लेस लेके वहाँ पे भी आपके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कुछ सम अलाउड प्रिजर्वेटिव्स और पैकिंग की कुछ तकनीक ये करके आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अराउंड आप 1 महीना, 2 महीना या मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकते हो। और ये इसका फायदा लेके आपको प्रोडक्ट आपके एक्सपोर्ट करना भी पॉसिबल हो सकता है बहुत सी देशों में। ओके। एंड आपके कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हो।
हाँ, 1 मिनट, वो वीडियो जो आपको दिखाने हैं वो 1 मिनट, हाँ। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये कुकीज वायर कट मशीन है। जैसे मैंने कहा कि बिस्किट्स को ऑटोमेटिक आप ये कर सकते हो। इसमें ये स्मॉल स्केल के लिए है, इसमें भी एक लार्ज स्केल मशीन आती है। वहां पे उन्होंने डो ऊपर हॉपर में डाला है, और ये जैसे यहाँ पे सेट करके एक जैसा प्रोडक्ट आप देख सकते हो इसमें बन रहा है। ये एक ही मशीन में 3 तरह की अटैचमेंट आती है। ये वायर कट मशीन है जो अभी हम लोगों ने देखा। हाँ, और ये कुकी ड्रॉपिंग मशीन, ये देखिए जैसे प्लानिटरी मिक्सर 40 लीटर्स का हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। हाँ, अभी ये डिजाइन वाली जो कुकी ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग मशीन है, ये मफिन्स जो है उसका ड्रॉपिंग, ये एक ही मशीन 3 इन 1 रहती है। इसमें केक ड्रॉपिंग आपका होता है, इसके अलावा कुकीज ड्रॉपिंग होता है, और ये वायर कट मशीन जैसे वो राउंड शेप था, अभी ये हार्ट शेप में भी कुकीज आप लोग बना सकते हैं। सर हेलो। ये कन्वेक्शन ओवन्स है। हेलो। ओके। थैंक यू। थैंक यू तुषार सर। यदि हाँ, किसी के सवाल जवाब होंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी के कोई सवाल जवाब होंगे तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे किसने पूछा है, सोनल बहेती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर स्मॉल के लिए यूनिट, स्मॉल हाँ। के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 8 to 10 लाख तक हो सकता है। 8 to 10 लाख तक आपको मशीनरी और रॉ मटेरियल पैकेजिंग सब होके स्मॉल स्केल 8 to 10 लाख में आपका हो जाएगा। और कोई हेलो। पूछना चाहता है? सर यस, जी, पवन थैंक जी यू। बहुत भंडारी। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छा से आपने समझाया। हाँ जी, अ, ठीक है। यही पूछना था सर कि इसमें जैसे आपने काफी सारे प्रोडक्ट बताए, हम लोग जिसमें काम कर सकते हैं छोटे बड़े, लेकिन ऐसा आपका गाइडेंस क्या रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अपने लिए सही रहेगा, जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को देखते हुए, जैसे हम स्मॉल स्केल या फिर स्मॉल भी नहीं, हाँ मीडियम से स्मॉल में जाएंगे, जिसका फाइनेंशियल वीकनेस है, तो हाँ, इसमें देखिए कौन सा कैसे प्रोडक्ट है, कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए और कैसा उसका वर्कआउट करना इसमें देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी है ना सर, आपको सिलेक्ट करते वक्त नॉर्मली जो मिक्स प्रोडक्ट अगर आप करोगे, जैसे जिसमें आपकी शॉप में डेली विजिट आप करोगे, जैसे मैंने कहा कि ब्रेड है या तो पाव है, ये चीज़ों से आप डेली वो कस्टमर के कांटेक्ट में रह सकते हो, और उसके साथ आप बाद में
जो ड्राई प्रोडक्ट्स है आप उनको बेच सकते हो। बेसिकली कैसे, कस्टमर से इंटरेक्शन रोज के रोज अगर आपकी होती रही तो वो आपको एंट्री देता है डेली प्रोडक्ट्स के साथ। इसलिए वो जैसे मैंने बोला कि जो रोज लगने वाले प्रोडक्ट, ब्रेड है या पाव है या जैसे पफ है, कुछ सेवरीज है, पिज्ज़ा वगैरह है, तो ऐसी चीज़ों से आप अगर स्टार्ट करते हो एंड देन आपके बाकी ड्राई प्रोडक्ट्स उसमें करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्मॉल स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। एक तुषार जी हमारे साथ तेजस जी राठी जुड़े हुए हैं। वो हाँ। पूछ रहे हैं कि जैसा ने इसके जो प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं इसके कोई ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं क्या? हाँ जी, अ, इसके ट्रेनिंग क्लासेस यहाँ पे हम लोग 2 दिन का वर्कशॉप लेते हैं उद्योग वर्धिनी की तरफ से। तो उसमें जैसे प्रैक्टिकल उसका 2 दिन का ट्रेनिंग रहता है। जैसे प्रोडक्ट हम लोग बनाने हैं, आपको ब्रेड कैसे बनती है, प्रोडक्ट खारी कैसे बनती है, पाव कैसे बनते हैं, जो भी चीज़ है, कुकीज है या तो केक्स है, ये सब कैसे बनता है, उसकी 2 दिन की ट्रेनिंग उद्योग वर्धिनी की तरफ से रहती है। तो वो सिर्फ उसके शेड्यूल्स रहते हैं, महीने में 2 सेशन या एक सेशन जैसे रहेगा वैसे होता है। इस वजह से आप वो अभी जैसे नया कुछ उनका बैच रहेगा तो वो ग्रुप में डालेंगे तो तभी पता चल सकता है। अ, सर, अभी तुषार सर ने जो बताया उसमें मैं और कुछ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल रोहित मैं जी। एक बार हमारा जो वर्कशॉप का पेज है वो सबके सामने दिखा देता हूँ, ताकि सबको पता चले कि सिलेबस में हम क्या क्या सिखाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वेबसाइट पे www.udyogvarni.com पे, जैसे कि अभी सर ने कहा कि हमारा 2 दिन का एक ऑफलाइन वर्कशॉप होता है। जैसे कि अभी सर ने समझाया कि मोस्ट ऑफ द ये फील्ड ही ऐसा है कि इसकी ट्रेनिंग जो है वो अगर ऑफलाइन हो तो जो पार्टिसिपेंट्स है वो अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकेंगे। तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली इस बेकरी प्रोसेसिंग के लिए एक 2 दिन का ऑफलाइन वर्कशॉप रखा है, जिसमें हमारे मेंटोर आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो तुषार बड़ांगे सर, ये हमारे मेन मेंटोर होंगे। तो जो अगर आप इसमें अभी रजिस्टर करना चाहेंगे तो हम साधारण 24 अगस्त से एक बैच प्लान कर रहे हैं। 2 दिन का उसका ड्यूरेशन होगा, ये ऑफलाइन होने वाला है वर्कशॉप। इसकी जो फीस है वो आप देख सकते हैं कि 5400 के आसपास रहेगी। तो अभी हम चलते हैं कि इसके सिलेबस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली ये 2 दिन का जो वर्कशॉप होने वाला है, इसमें फर्स्ट दिन जो रहेगा एक थ्योरी सेशन रहेगा जो हमारे उद्योग वर्धिनी के ऑफिस में होगा। तो 10 से 1:30 बजे तक ये थ्योरी सेशन चलेगा। इस थ्योरी सेशन में तुषार सर हम सबको गाइड करेंगे कि अभी बेकरी इंडस्ट्री में कौन से नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट सिनेरियो कैसा है, एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर जैसा कि अभी हमने इस सेशन में देखा, उसी कुछ टॉपिक्स के ऊपर और ब्रीफ हम जानेंगे। जैसे टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स और कैटेगरीज, रॉ मटेरियल सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है उसका प्रोसेस क्या होता है कैलकुलेशन करने का, रेसिपी कैलकुलेशन करने का। फिर जो मोस्ट डिमांड बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर एक एक्सपर्ट गाइडेंस तुषार सरकार देंगे। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड, रिटेल, होलसेल ट्रेडिंग, इस सब के ऊपर एक सेशन होगा। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 10 से 1:30 बजे तक ये सेशन चलेगा। उसके बाद होगा ये ऑफलाइन वर्कशॉप है। सो जैसा कि मैंने कहा, तुषार सर का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि तुषार सर खुद मास्टर बेकर्स के फाउंडर है। और जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं वो सब तुषार सर के बेकरी के अंदर होने वाले हैं। सो इसमें फर्स्ट डे में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का जो है ट्रेनिंग होने वाला है। उसमें क्या क्या आता है, ब्रेड, खारी, सैंडविच ब्रेड, मिल्क ब्रेड, खारी के जो अलग अलग टाइप्स है, समोसा खारी आता है, ट्विस्टेड खारी आता है, व्हीट खारी आता है। ये सब प्रोडक्ट्स हम नॉर्मली डेली यूज में भी हम यूज करते हैं। सो इन सब का प्रोडक्ट्स का प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। आप एक्चुअल इंडस्ट्री में जाकर देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स कैसे तैयार होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर।
फिर उसके बाद ड्राई एंड फ्लेवर प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम रोल, कुकीज, नान खटाई, इन सब के प्रैक्टिकल सेशन होने वाले हैं। फिर आते हैं हम डे टू में। डे टू भी पूरा डे टू जो है वो इंडस्ट्रियल बेकरी सेटअप में ही होने वाला है, तुषार सर के फैक्ट्री में। तो इसमें हम डे टू के लिए हमने जो प्रोडक्ट चुने हैं, फिर आते हैं डे टू में हम सीखेंगे कि कुकीज, मफिन्स, डोनट, केक्स कैसे बनाते हैं। सेवरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, ये जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे बनते हैं बेकरी में, इन सब के बारे में हम जानकारी देखेंगे, प्रैक्टिकल्स देखेंगे। उसके बाद जो होगा वो सर का एक्सपर्ट सेशन होगा कि एक बेकरी यूनिट अगर हमको सेटअप करना है तो इसके लिए हमको क्या क्या नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके सब जो बेसिक है, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन बेकरी, बेकरी का जो लेआउट होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, कौन कौन सी मशीनरीज होते हैं, इन सब के बारे में एक डीप इंट्रोडक्शन मिलेगा। अगर एक बेकरी सेटअप करना है तो उसके लिए क्या ऑपरेशनल कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस के लिए कितना कॉस्ट लगता है, कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट में हम बेकरी सेटअप कर सकते हैं, इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद फूड सेक्टर है, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि फूड सेफ्टी कैसे रेगुलेट किए कर सकते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन रखेंगे। इसके बाद वेंडर सिलेक्शन, सप्लायर, लैंड सिलेक्शन, स्टाफ कैसे ढूंढे, स्टाफ में कौन कौन सी क्वालिटीज देखनी चाहिए, कैसे स्टाफ इकट्ठा करें। फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग होगी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकल सके, इसके लिए हम क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं जिससे अंदर अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग डिसाइड कर सकें। उसके बाद जो होगा है वो इम्पोर्टेंट सेशन होगा पैकेजिंग, स्टोरिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, इस सब के। जैसा कि हम जानते हैं कि फूड के लिए शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का पैकेजिंग यूज़ करते हैं तो शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाता है फूड का। इसके बाद जो लास्ट सेशन रहेगा वो लास्ट सेशन बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज के ऊपर रहेगा। सो 2 दिन का हमारा ये वर्कशॉप रहेगा। 2 दिन आपके साथ तुषार सर आपको इन सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई उनके ऊपर एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अगर हमारा पेज विजिट करते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अ, यहाँ कुछ टेस्टिमोनियल्स भी है, पिछला जो कोर्स हुआ था उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हुए उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनमें से कई लोगों ने अपना बेकरी सेटअप भी खोला है। तो उस सब के बारे में आपको हमारी पेज के ऊपर जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो ओवर टू यू अजय सर। यस। और भी कोई किसी के सवाल या कोई क्यूरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ में ये जो हमारी व्यवसाय मार्गदर्शन श्रृंखला चल रही है, जिनके मार्गदर्शन में हम ये श्रृंखला चला रहे हैं, हमारे उद्योग हाँ सर, उद्यमी के यस सर, यस फाउंडर। सर। हेलो हाँ, यस। यस। सर, ये मैं पूछना चाह रहा था, कल मैं फ्रूट और वेजिटेबल वाले में था नहीं, तो मेरे को उसके बारे हाँ, में भी जानकारी चाहिए थी, तो वो कैसे मिलेगी अब? कल वो वो रक्षाबंधन उसकी लिंक मिल रिकॉर्डिंग जाएंगे आपको, लिंक। उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी सर? हाँ, यूट्यूब चैनल पे, अपना यूट्यूब नहीं, चैनल जो है ना। नहीं मिल रहा है सर उस पे। मैं कोशिश किया सर। मैं लिंक ग्रुप पे भेज दूंगा उसकी। जी सर। हम लिंक लिंक उसके ग्रुप पे भेज देंगे, बोला उसने। हाँ, तो इस पे भेज देते ना सर, थोड़ी मेहरबानी होती। हाँ, बिल्कुल भेज देंगे। हाँ, ये हमारी जो श्रृंखला सर, चल रही है। हेलो। सर एक क्वेश्चन था। वो हाँ, कौन से फैट्स यूज करते हैं बेकरी प्लांट में, आप एक बार बता सकते हैं? जी, कौन से फैट्स? हाँ, यस सर। हाँ, इसमें फैट्स में खारी के लिए अलग फैट आता है। अभी देखिए, इसमें कंपनी वाइज अलग अलग कुछ है। नेचर फ्रेश के भी प्रोडक्ट आते हैं, मास्टर लाइन के भी प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सी कंपनी है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है तो उसमें मास्टर लाइन करके जो कंपनी है उसका लिली ब्रांड आता है, वो खारी के लिए यूज होता है। कुछ बिस्किट के लिए मारो बिस्किट आता है। जैसे अलग अलग टाइप्स के फैट्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो फैट्स है, पहले जो प्रोडक्ट डालडा यूज होता था तो अरे उसका सुशीला रो फोन है।
मेल्टिंग पॉइंट जो था वो बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा था। तो अभी ये जो स्पेशल फैट्स आए ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, ये डायरेक्ट हो जाते हैं। ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स हम लोग बेकरी में अभी यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज अलग अलग फैट्स है। Okay. Sagar. सर द फैट विच वी ऑब्टेन थे बफेलो और काउ से जो हम ऑब्टेन करते हैं वो चलता है क्या बेकरी प्लांट में? कौन सा? मिल्क का बफेलो मिल्क का जो हम घी निकालते हैं उसका जो फैट एक्सट्रैक्शन किया तो वो चलता है क्या बेकरी प्लांट में? एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? नहीं, नहीं चलता एक्चुअली। कुछ उसमें प्रोसेस करके ही वो फैट्स बनते हैं, क्योंकि अगर स्प्रेड करते वक्त वो इजीली स्प्रेड होना चाहिए, या तो बिस्किट में यूज करें तो क्रिस्पीनेस आना चाहिए। सर आप वो कैटेगरी बता सकते हैं क्या उस फैट जो बेकरी में यूज होता है उसका कैटेगरी, जैसे घी है या फिर मार्मलेड है तो वैसे? कैटेगरी ऐसे उसको स्पेशल कैटेगरी ऐसे कुछ नहीं, लेकिन स्पेशल बेकरी फैट्स ऐसे ही है। उस पे वही लिखा रहता है कि फॉर खारीज, फॉर पॉप्स, ऐसे अलग अलग, मतलब नॉर्मल फैट्स के जैसी है, लेकिन कुछ फैट्स एरेटेड रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन जैसे फ्लशिंग करके एरेशन दिया रहता है। जैसे क्रीमिंग अगर आपको कुछ प्रोडक्ट की करनी है तो एरेशन से वो प्रोडक्ट की क्रीम आपकी हल्की होती है। खारी में लेमिनेशन करते वक्त आपके वो जो आपने देखा होगा डालडा, उसमें लम्स रहते हैं, तो ये फैट्स में लम्स नहीं रहते हैं। अगर ये आपको चाहिए कहाँ मिलेंगे प्रोडक्ट्स, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर मैं शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे ये product। ठीक। ओके सर, प्लीज, थैंक यू। ओके, मनोज जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो। हाँ, मनोज जी कुछ पूछना चाहते हैं? जय महेश सर। हाँ, जय महेश, बोलिए। अभी जैसे सर ने बोला था ये फैट्स आते हैं, तो डोनट के लिए भी बुंगे का फैट आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, आता है क्रीम के लिए। हाँ, डोनट के लिए जो बुंगे का फैट्स यूज करते हैं, हाँ तो वैसा ही और कोई कंपनी का कम रेंज में फैट्स आता है क्या सर? हाँ, नेचर फ्रेश का आपको मिल सकता है, वो ओके। सुप्रीम करके एक है, हाँ। और दूसरा इलाइट करके भी एक प्रोडक्ट आता है। अच्छा। हाँ सर, एक एक क्वेश्चन और था। जैसे कि बेकरी के अंदर में क्रीम की बहुत सारी ब्रांड्स आ गए अभी नए। जैसे पहले के टाइम पे कुछ ही लिमिटेड ब्रांड्स थे, अब तो ब्रांड्स बहुत ज्यादा आ गए। हाँ। तो सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा है आपके हिसाब से? अ, वैसे तो सबसे प्रोडक्ट अच्छे ही आते हैं। अभी क्या हुआ, पहले तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही जो ब्रांड था, जैसे आपने बताया बुंगे का, वो हाँ सबसे बेस्ट था। लेकिन अभी बहुत से जो नई नई कंपनी है, अभी हाँ कमानी का भी प्रोडक्ट अच्छे आ रहे हैं, नेचर हाँ। के भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बुंगे बेस्ट है अभी भी फिलहाल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ, रियलिटी आदमी कैसे हो। समझेंगे कि ये प्रोडक्ट भरोसेमंद है कि नहीं है? क्या है, कैसे? क्योंकि कैसे मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन के कारण बहुत प्रोडक्ट आ गए। नहीं आपका नहीं समझा मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट। सर जो अपन अभी फैट्स डालेंगे या शुगर, एडिटिव शुगर डालेंगे या कुछ डालेंगे अपने प्रोडक्ट में, हाँ हाँ। तो जो मटेरियल रहेगा उसका ओरिजिनलिटी कैसे करेंगे हम लोग? क्योंकि मार्केट में कैसे बहुत ज्यादा लोग आ गए जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बना के बेचते हैं। हाँ, वो इसलिए मैंने जो बताया कि एक सेशन मैंने लिया, जो वेंडर है ना वो आपको प्रॉपर आपको ये करना है, जिसके पास उसकी एजेंसी है प्रोडक्ट की, जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है प्रॉपर, तो उनसे ही आप परचेस कर सकते हो, तो फिर वो डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत कम है। नहीं मतलब वो चेक कैसे करेंगे कि प्रोडक्ट सही है कि गलत है, क्या? सॉरी। नहीं, वो चेक सर कैसे करे, ऐसे वो बोल रहे हैं कि वो ओरिजिनल है क्या, ये कर रहे हैं क्या? वो हाँ, वो वेंडर भी वही मैंने कभी तो कहा कि दे सकता है ना। ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं तो आपके वेंडर से ही आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा उसके ऊपर बैच नंबर रहता है,
जो बैच नंबर भी देख के वो कंपनी प्रॉपर है कि नहीं, आप उसके ऊपर भी ट्रेस कर सकते हो उनको कॉल करके। अच्छा। हाँ। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे। नहीं है। हाँ, तो सुनील जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं बस कंक्लूड करने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुषार जी ने आपको ये जो बिजनेस है बेकरी, इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया है, जो आपके क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। और वो हमेशा की तरह हमारे तो हम हर प्रोग्राम में वो रहते ही है। हम जो प्रोग्राम लेते हैं बेकरी का स्पेशल, उसमें पूरा 2 दिन का पूरा गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, इसलिए वो ऑफलाइन ही लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूरा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह रहते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम करने में, वो अपना नाम उस ग्रुप में ऐड करे। ग्रुप में बताया, मैं अभी ग्रुप में ज्वाइन होने वाला हूँ। तो फिर ग्रुप में जैसे जैसे जिनको जो जो इंटरेस्ट है, उनके हिसाब से सिर्फ हम माहेश्वरी लोगों के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम कर सकते हैं। 2 दिन का पूरा वर्कशॉप, और फिर उसमें पूरा आपको A to Z अबाउट द बेकरी इंडस्ट्री आपको मिलेगा। और जो आजकल जो जरूरत है वही बताएंगे हम। इसमें हमारा पूरा अप्रोच ही प्रैक्टिकल है। जैसे बताया, तुषार जी खुद अपनी एक मास्टर बेकर, उनकी एक यूनिट है, और वो बहुत अच्छी तरह वो यूनिट, और उसी यूनिट में जहाँ पे हम जो प्रैक्टिकल देखेंगे, कोई लेबोरेटरी में नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल जहाँ पे काम चलता है वहीं पे ये सब प्रैक्टिकल होगा, तो हमें एक उसका फीलिंग आ सकता है। तो जरूर जिसको इंटरेस्ट है वो जरूर अपने नाम ये करे, तो आपको हम कांटेक्ट करेंगे और कर सकते हैं प्रोग्राम आपके लिए। हमारे सिर्फ माहेश्वरी लोगों के लिए ये प्रोग्राम हो सकता है। और जब आप आएंगे नासिक, तो पूरी यूनिट भी आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगी। और सब फिर जो भी आपकी दुविधाएं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको क्वेरीज है, उन सब क्वेरीज का आपको हल मिल सकता है वहाँ पे। So that is what I wanted to say. I think Harish Ladda wanted to add. कुछ क्वेश्चंस है हरीश भाई? हरीश जी? हर्ष हर्ष लड्डा जी कोई पूछना चाहते हैं? हर्ष हर्ष, सॉरी, नॉट हरीश, हर्ष। हाँ जी। हर्ष जी, सर जय महेश सबको। जय महेश। ये मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना था आप लोगों की, जैसे मैं ऐड नहीं कोई ग्रुप में अभी। मैं व्हाट्सएप अभी ग्रुप पे आप लोग को है व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, अभी मैं ना ये अपने जो सत्यनारायण जी है उनसे बात करता हूँ, जो जो लोग ऐडेड नहीं है तो उनका कैसे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि 1300 लोग मेरे हाँ ख्याल हाँ से इसमें ऐडेड है ऑलरेडी। सर मैं भी ऐड यस। नहीं, ऐड होना है, हाँ हाँ हाँ, तो तो मैं मेरा नंबर भी मैंने अभी लिखा है। ठीक ओके है। ओके। तो रोहित, त्यांचा नंबर जरा घेऊन ठेवा। हो सर। हाँ, यस सर। और फिर बात करेंगे हम। और जिनका भी नंबर ऐड नहीं है तो जरा बता दे, फिर हम उसको ऐड। बिल्कुल बता दें, बिल्कुल। ठीक है। लिख लीजिए सर, नंबर लिखेंगे क्या अभी? नहीं, एक काम करिए हर्ष जी, हाँ हाँ मेरा नंबर लिखिए और आप मुझे हाय कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगा। जिनको भी होना, एक नंबर लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। 99। हाँ, एक मैं मिनट चैट सर। बॉक्स में टाइप कर देता हूँ। मैं टाइप हाँ, कर चैट देता बॉक्स में हूँ। डाल दीजिए, मैं नंबर लिख लेता हूँ हाँ, फिर से। डाल देता हूँ। 9422165435। एक मिनट। अच्छा ठीक, चैट बॉक्स में देख लेता हूँ मैं। हाँ, मैं डाल दिया चैट बॉक्स में। एक मिनट अच्छा सर। ओके। अच्छा। हाँ हाँ ओके, थैंक यू। क्या हाँ। नंबर है सर? क्या नंबर है सर? 9422165435। 9422165435। हाँ, हाँ, ये इस नंबर पे सर मैं हाई लिख के भेज दूँ? मुझे हाँ भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगा। जी। तो आप वो अपॉर्चुनिटीज वाला जो अपना ग्रुप है, रोज सेशन चल रहे हैं, इसकी भी पूरी डिटेल्स आती है। हाँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ना है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये सब। अरे तुषार जी, हर तुम्हारा भी नंबर जरा डाल दो वहाँ चैट में, हाँ किसी को चाहिए हर आपको कोई भी। तो हाँ तुषार सर का भी नंबर रोहित तुम्ही टाकून द्या। हाँ,
हर्ष जी कुछ बोलना हो चाहते हैं सर, क्या? एक मिनट नंबर हाँ बोलिए। ठीक है अभी बोलता हूँ। ओके। हर्ष कुछ सवाल है आपके अभी और? हाँ बस से मेरे को थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, मैं दूसरा सेशन चल रहा था मेरा ने मीटिंग में। तो ये जिससे ये बेकरी का जो काम रहता है, तो अपन खुद ही मैन पावर रख सकते हैं कि अपन खुद बना सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मशीन्स खुद लेना बना पड़ता है इसके सकते लिए? हैं, खुद बना सकते हैं, किसी से बना भी ले सकते हैं। आपको अगर हाँ उसका हाँ नॉलेज रहा तो आप लोगों से बनवा के भी ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि हम ही खुद करें। अभी अच्छा खाली आपको कोई आपको फंसाना नहीं चाहिए, कोई आपको चीट नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। और अगर वो कोई नहीं रहे तो फिर आपको भी वो चलाते आना चाहिए। इसके हिसाब से हमको नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा है, ताकि उसके इकोनॉमिक्स हमें समझ में आए, हाँ नहीं सही बात। उसकी सब हाँ बातें हाँ समझ में आए, है ना? बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप जरूर कर सकते हो, ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सर सभी में है। अच्छा जो भी ये चीज उसमें सब अच्छा में ऐसा होना ही चाहिए सर। See, ये टेक्निकल नॉलेज जो है ना, वो सब अगर ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो बिजनेस के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं। ओके, सो सर ये एक मिनट, ये हेमराज जी राजपूत के नंबर मिल सकते हैं सर? कल भेजा ना सर? कल सर मैं नहीं था इसलिए माफी चाहूंगा। ठीक आहे. हेलो रोहित सरांचं त्यांना जरा हो हेमराज सर, मी राजपूत पाठवतो सरांचं. टाकताय ना तुम्ही? हो टाकतो. ठीक है, आपको हेमराज राजपूत का भी नंबर मिल जाएगा। हाँ. चलो ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी इंटरेक्शंस आपकी हुई है। अजय जी हाँ, कुछ आप बोलना चाहते हैं? बस एक आभार प्रदर्शन कर देता हूँ फिर हो गया होगा तो। चलो तो महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा, विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन, उद्योग वर्धिनी और विजडम एक्स्ट्रा कंसल्टेंट द्वारा ये जो व्यवसाय मार्गदर्शन श्रृंखला चल रही है, जिससे समाज में उद्योग विकास को चालना मिले, उसका आज तीसरी श्रृंखला थी, जिसमें हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन बेकरी उद्योग यह विषय लिया था, जिसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से श्री तुषार जी भड़ांगे, जो कि एक मास्टर्स बेकरी के फाउंडर भी है, उन्होंने बहुत ही सरल और सीधी भाषा में हमें सब डिटेल्स में बेकरी उद्योग के बारे में समझाया, जिसमें बेकरी उद्योग का इंट्रोडक्शन है, उसके क्या स्कोप्स है, उनकी डिमांड क्या है बेकरी इंडस्ट्रीज में, उसके बाद में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, स्मॉल इक्विपमेंट से लेके लार्ज इक्विपमेंट, ग्रोथ क्या है बेकरी बिजनेस की, कंसेप्ट क्या है, ओल्ड कंसेप्ट क्या थे बेकरी के और अब न्यू कंसेप्ट क्या है, और हमें क्या क्या फ्रेंचाइजीज होलसेल मॉडल के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस तरह से बहुत ही बारीकी से हमें जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं तुषार जी भड़ांगे सर का आयोजक संस्था की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमें जिनके मार्गदर्शन में चल रही है, ऐसे हमारे उद्योग वर्धिनी के श्री सुनील जी चांडक, इनका भी मैं हमारे प्रदेश दोनों प्रदेश सभा की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये हमारी श्रृंखला अभी कंटिन्यू चल रही है। आप सभी से निवेदन है कि रोज 8 बजे ये श्रृंखला चल रही है, इसमें जरूर पार्ट ले। और हमने उद्योग वर्धिनी द्वारा इसके ट्रेनिंग सेशंस कैसे होने वाले, ये भी रोहित सर ने हमको डिटेल में बताया है। तो जिसका भी इसमें इंटरेस्ट है तो निश्चित ही इसका लाभ ले। बस इतना कह के मैं आज का ये सेशन समाप्त हुआ ये घोषित करता हूँ। जय महेश, धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे हेमराज जी राजपूत के नंबर नहीं दिए मेरे को अरे आपने सर। भेजे आप सर जी, भेजे। चैट में हाँ, भेज दिया, चैट में। चैट पे डाला है मैंने. हाँ, ठीक है, ओके, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू तुषार जी। सर जी, थैंक यू वेरी मच।